प्राचीन भारत के सारे रिकॉर्ड इस टाइम पर तबाह कर दिए गए हैं। मतलब कि उस टाइम जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भी भारत के पास ये कीर्तिमान नहीं था जो कीर्तिमान आज भारत ने कर दिखाया है। और इतना ही नहीं, जब भारत आजाद हुआ अब 78-79 साल पहले, तब हमारे पुरखों ने ये बात सोची भी नहीं होगी कि नया नया आजाद हुआ भारत जो कि गरीबी की मार झेल रहा है, अमेरिका से अनाज लेकर अपना काम चला रहा है, वो एक दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगा। चलो आजादी की बात तुम छोड़ ही देते हैं, अब से सिर्फ 30-35 साल पहले की ही बात ले लो। उस टाइम पर भारत बैंक करप्ट होने की कगार पर था। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि जैसे घरों में बुरे हाल होने पर हम जेवर गिरवी रख देते हैं, वैसे ही देश के खजाने में जो सोना पड़ा था वो सोना हमें गिरवी रखना पड़ गया था। इतनी ज्यादा बुरी हालत थी, मतलब जैसी हालत आज पाकिस्तान की है ना, उससे भी ज्यादा बदतर हालत हमारी हो गई थी। एक तरीके से भारत एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ जा रहा था, लेकिन सिर्फ 35 सालों के अंदर अंदर भारत ने ऐसे चमत्कार कर दिए हैं कि आज पूरी दुनिया अपनी आंखें गड़ाकर भारत को देख रही है। अब क्या है इस चमत्कार का नाम, तो ये खुद आप आपकी स्क्रीन पर देख लो। भारत का खजाना अपने पूरे इतिहास में, इवन आजादी से पहले के इतिहास में भी अगर आप देखें तो भारत का खजाना आज अपने सर्वोच्चतम स्तर पर है। आज भारत ने जबरदस्त $13 बिलियन की छलांग लगाई और इसी के साथ आज भारत का खजाना करीबन $723 बिलियन के पास पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 723 बिलियन के आसपास पहुंच गया है भारत का खजाना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस खजाने में करीबन $50 बिलियन का तो मात्र सोना ही है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने ये भी बताया है कि ये हमारा सर्वोच्चतम स्तर है, कभी भी भारत का खजाना इसके आसपास नहीं पहुंचा था। और इतना ही नहीं, जिस भीषण रफ्तार से ये खजाना बढ़ रहा है, ये 1-1.5 महीने में ही आपको 750 और साल के अंत तक 800 से भी बहुत ज्यादा पार दिखाई देगा। कुल मिलाकर अब भारत का खजाना बहुत ही ज्यादा तेजी से $1 ट्रिलियन के आंकड़े की इसकी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आप में से कई लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है, तो उन्हें बस सिंप्लीफाई करके एक उदाहरण देता हूँ, शायद उनको इस उदाहरण से समझ आ जाए कि आखिरकार हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। दरअसल इस पूरी धरती पर करीबन 193 देश हैं। वैसे हैं तो इससे भी ज्यादा, लेकिन 193 देश यूनाइटेड नेशन के अंदर लिस्टेड है। और इन 193 में से मात्र 20 ही ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी या कहें कि उनकी टोटल अर्थव्यवस्था वो $700 बिलियन से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 173 देश इस धरती पर ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी से ज्यादा भारत के पास खजाना है। भारत उन तमाम देशों को कैश में परचेज कर सकता है। उदाहरण के लिए नेपाल की जीडीपी, इसे हम 14 बार कैश में खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम प्योर कैश में, कोई ड्राफ्ट की जरूरत नहीं, कोई चेक की जरूरत नहीं, हम सीधा कैश में परचेज कर लेंगे। अब अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश कंगालिस्तान और पाकिस्तान की, तो हम 2 बार इनकी अर्थव्यवस्था को खरीदकर इन्हें ही दान में दे सकते हैं। खैर ये तो दिवालिया देश है। अगर मैं टॉप कंट्रीज की बात करूं तो न्यूजीलैंड जैसा एक विकसित देश, उसकी जीडीपी को भी भारत 3 बार खरीद सकता है और फिर भी हमारे पास पैसा बचा रह जाएगा। अगर हम फिनलैंड की बात करें तो हम 2 बार फिनलैंड को खरीद लेंगे। पुर्तगाल जैसे देश को भी हम 2 बार ज्यादा खरीद लेंगे। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का खजाना कितना ज्यादा विशालकाय है। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल हो सकता है कि चलो खजाना बढ़ तो गया, लेकिन इससे हम आम जनता का क्या फायदा। तो मैं आपको बता दूं कि आम जनता का भी इससे बहुत फायदा होता है। ये हमारे राष्ट्र का एक तरीके से इंश्योरेंस प्लान है। वो कैसे, तो देखिए, सबसे पहले तो जितना ज्यादा किसी देश का खजाना होता है, उसका मतलब साफ है कि उस देश के पास उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए अमेरिका से कोई निवेशक भारत में इन्वेस्ट करने आया, तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा? सबसे पहले तो वो देखेगा कि इस देश की आर्थिक स्टेबिलिटी कितनी है, और ये चेक करने का पेरीमीटर है उस देश का खजाना या फॉरेन रिजर्व। क्योंकि जब भी वो भारत में पैसा लगाएगा तो वो ये चेक नहीं करेगा कि कल को अगर मुझे यहाँ से पैसा निकालना है तो ऐसे में इस देश के पास डॉलर है या नहीं, क्योंकि वो डॉलर में इन्वेस्ट करेगा और फिर डॉलर में ही निकालेगा। जब वो देखेगा कि भारत के पास तो वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा खजाना है, तो वो जरा भी नहीं घबराएगा, क्योंकि उसे पता है कि भारत में मेरा पैसा सुरक्षित है। और दूसरा जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ है वो है महंगाई को कंट्रोल करना। आप जानकर हैरान होंगे कि सरकार के पास महंगाई को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार ये फॉरेक्स रिजर्व ही होता है। अब वो कैसे, तो दरअसल जब भी कभी किसी देश की मुद्रा डॉलर के कंपैरिजन में गिरने लगती है बहुत ही ज्यादा तेजी से, तो उसे खजाने के जरिए ही संभाला जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा पिछले कुछ दिनों में भारत का जो रुपया था वो 87-88 पर अटका हुआ था, फिर अचानक से
ये गिरकर 90 रुपए हो गया और इसके बाद वो 91 पर भी चला गया। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके वो फिर से संभला और वापस से 90 पे आ गया। अब ऐसा कैसे हुआ? तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर था भारतीय रिजर्व बैंक, जिसने खजाने में से डॉलर लिया और उसके बदले में मार्केट से भारतीय रुपया निकाले, जिससे कि भारतीय रुपए की डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ी तो वैल्यू बढ़ गई, जिस वजह से हमारा जो रुपया है वो डॉलर के कंपैरिजन में गिरा जरूर, लेकिन अगर हम वर्ल्ड करेंसी को कंपेयर करें तो उनका खजाना बहुत तेजी से जरूर गिरा इतना, लेकिन उनके कंपेयर में हमारा खजाना, हमारा पैसा इतना तेजी से नहीं गिरा। और इसमें फॉरेक्स रिजर्व का बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेड चीज होती है, यानी कि अगर हमने कोई भी चीज विदेश से मंगाकर हमें उसका इस्तेमाल करना है तो उसका पेमेंट भी डॉलर में होता है। अगर आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते तो वो देश आपको सामान देगा ही नहीं, यानी कि हर देश की आर्थिक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं जीडीपी और फॉरेक्स रिजर्व से नापी जाती है। इसीलिए इसका बढ़ना हम तमाम आम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरी है। लेकिन एक इसका पहलू इमरजेंसी का भी है, यानी कि आपातकाल का। वो कैसे? तो मान लीजिए कि अगर कभी युद्ध हो जाता है तो ऐसे में हमें हथियार परचेज करने पड़ जाएंगे, और ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है तो हम ज्यादा दाम देकर भी जल्दी से जल्दी हथियार को लेकर युद्ध का पांसा पलट सकते हैं। और भारत का दुश्मन तो चाइना और पाकिस्तान जैसे हैं, जिसमें से चाइना के पास तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पैसा है, उसे टक्कर देने के लिए हमें भी अपने खजाने को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाना होगा, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। लेकिन एक चीज जो कि आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है और वो है टैक्सेस। दरअसल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स हर साल बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास कमाई के साधन है ही नहीं और खजाना खाली हो चुका है, इसीलिए वो टैक्स बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहीं भारत के अंदर आपको उस तरीके से टैक्स वृद्धि होते हुए नहीं दिखाई देगी। आप देखोगे कि भारत में 1-1.5% भी टैक्स बढ़ता है तो बवाल कर जाता है। वहीं पाकिस्तान में अगर 50% या 100% भी टैक्स बढ़ जाता है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ये रोज का हो गया है। इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व आपके टैक्स इंक्रीज और डिक्रीज से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और आपकी ईएमआई, इनकी जो किस्तें चल रही हैं, उन्हें महंगी या सस्ती कर सकता है ये फॉरेक्स रिजर्व। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये अमीरों की या स्टॉक मार्केट वालों की चीज नहीं है, ये आम जनता की चीजें है। फॉरेक्स रिजर्व हम सब लोगों की जिंदगी को सीधा प्रभावित करता है। इसीलिए हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये और तेजी से और जितनी तेजी से हो पाए उतनी तेजी से बढ़े, और सरकार भी इससे अपने लिए खर्च कर पाएगी और टैक्स भी इससे कंट्रोल में आ जाएगा और हम महंगाई को भी काबू में कर पाएंगे।